गुड मॉर्निंग कमांडोस। तो बेटा देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इन दो चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय। ठीक है, हम जिस सीक्वेंस में चैप्टर तैयार कर रहे हैं वो ये क्रम है कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम के सॉल्व कर सके हम। ठीक है, हालांकि मेरा मानना है कि हम 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं, हम कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ रहे हैं, 100% कवरेज कर रहे हैं, पूरी मतलब ब्रीफ में लेकर भी हम 100% कवरेज कर रहे हैं और आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। इसीलिए कोई भी बच्चे जो है वो एमसीक्यू वाला लेक्चर मिस ना करें और ना ही एमसीक्यू का डीपीएस मिस करें, ना इस लेक्चर का डीपीएस मिस करें बेटा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू वाला लेक्चर भी देखना है आपको, और कुछ बच्चों का बोलना है कि सर एमसीक्यू वाली शीट में आप आंसर वहीं प्रोवाइड कर दो आप। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम लेक्चर नहीं देखोगे तो कई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करोगे। ठीक है ना, तो जानबूझकर ऐसा किया हमने। ठीक है ना, तो उसको लेकर जो है कोई इफ और बट मत रखिए और मुझे सलाह मत दीजिए। अभी आप अगले जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप मेरी सलाह के अनुसार चलेंगे और एक बार एग्जाम निकाल लो, उसके बाद तुम्हारी भी मान लेंगे हम, है ना। ठीक है, फिर तुम जहां बोलोगे कि सर चलो वहां चाट पकौड़ी खा के आते हैं, तो वहां चाट पकौड़ी खाने भी चलेंगे, गोलगप्पे खाने भी चलेंगे, पर पहले एक बार एग्जाम निकालो। ठीक है बेटा, चलो। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा चैप्टर है बेटा ये। इस चैप्टर में हमको क्या करना है, हमको इसमें जो है वो वही मैंने आपसे कहा ना कि हम इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है। आपके पास में की नोट्स है बेटा, ठीक है, तो उन की नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहला देखो एग्जामिनर, हम जब भी कोई चैप्टर को पढ़ते हैं, स्पेशली मैं जब पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट 2021 में मैंने लास्ट में 4 सेशन लिए थे। ठीक है, 4 क्लास ली थी मैंने और यूट्यूब पे डली होंगी आज भी वो, और आप देखिएगा मोर देन 80 क्वेश्चन उन्हीं 4 क्लास से आए थे। ठीक है, इसलिए समझ लो ना, मतलब है ना, ये मत बोलना कि सर वही 4 क्लास अभी ले डालो ना, हमको पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है ना, वो ईश्वर की कृपा होती कभी कभी, है ना, हम लोग अंदाजा लगाते हैं, कोशिश करते हैं अपने अनुभव से, और जो है वो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है बेटा, है ना, बताएंगे कभी आपको हम कैसा कैसे होता है। तो चलो लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान रखो, है ना। चलो, तो बेटा सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि हम बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, तो हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं, ग्राइंड करते हैं और उसे किसमें मिलाते हैं, ये एमसीक्यू हो सकता है। दिस इज ए पॉसिबल एमसीक्यू। ठीक है ना, कि यदि आप लिविंग टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, तो किस एसिड में आप उसको मिलाएंगे, तो हम मिलाते हैं उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, उसको हम मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद कुछ जो है उसको हम एक चीज क्लॉथ से या कॉटन के क्लॉथ से छान लेते हैं उसको हम, तो एक तो छन जाता है। ठीक है, एक जो छन गया वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट कहलाता है, और एक जो छलनी में ऊपर रह जाता है, कपड़े में ऊपर रह जाता है, उसे रिटेंटेड कहते हैं बेटा हम। ठीक है, याद रखिएगा, जो फिल्ट्रेट होता है वो एसिड में जो है, जो केमिकल एसिड में डिसॉल्व हो गए हैं वो फिल्ट्रेट के अंदर छन जाते हैं। भाई एसिड क्या है, लिक्विड मीडियम में उठ के, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जो घुल गए और जो छन गए वो फिल्ट्रेट थे। और फिल्ट्रेट जो होता है वो एसिड सॉल्युबल पूल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो नहीं छन पाता है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन तब भी वो रिटेंटेड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि जो नहीं छना होता निश्चंद उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो मॉलिक्यूल है लिपिड। क्योंकि लिपिड वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए वो वाटर से उसकी एफिनिटी नहीं होती है, इसलिए वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है, वो रिटेंटेड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वे सभी कार्बन कंपाउंड
जो लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन दी लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो देखो फिजिक्स वाला अलग तरीके से सोचता है, केमिस्ट्री वाला अलग तरीके से सोचता है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, फैटी एसिड होते हैं एंड सो ऑन। बहुत तरह के हमको जो है वो बायोमोलिक्यूल्स देखने मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है किससे बेटा? याद रखिए CO2 में कार्बन है पर CO2 ऑर्गेनिक नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, मिनिमम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है, तब जाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनता है, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, हम बोलते हैं मीथेन है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब कभी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जब कभी अमाइनो एसिड बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक को रिप्लेस करते हैं अमीनो ग्रुप से, ठीक है ना। ये बन गया सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, बन गया है ग्लाइसिन, ठीक है। और फिर दूसरे तरह के अमाइनो एसिड बनाने हैं तो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को एक वेरिएबल ग्रुप से, एक वेरिएबल एल्काइल ग्रुप से, जो अलग अलग होता है, सीरीन में अलग होता है, प्रोलीन में अलग होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन में अलग होता है। तो जो भी अमाइनो एसिड के टाइप है वो आर ग्रुप के आधार पर होते हैं। सभी अमीनो एसिड में आपको अमीनो ग्रुप देखने मिलेगा, सभी अमीनो एसिड में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने मिलेगा, सभी में एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। जो वेरिएबिलिटी है वो इस आर ग्रुप के कारण होती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। मीथेन के अंदर जो ग्रुप है उनके सब्स्टिट्यूशन से बने होते हैं, ठीक है। और जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, जिस कार्बन पर एमिनो ग्रुप भी जुड़ा होता है, उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसलिए अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। अल्फा कार्बन बोले तो कौन सा कार्बन, जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एमिनो ग्रुप भी जुड़ा होता है, ठीक है ना, क्लियर। इसलिए इनको हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, यानी जो वेरिएबल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, ठीक है। इसके आधार पे कई तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे कि यदि आर ग्रुप में जो है वो केवल हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन, glycine is the simplest amino acid. It is the simplest amino acid and this does not show the optical isomerism. ये optical isomerism को शो नहीं करता है, ये optical isomerism को शो नहीं करता। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, पर याद रखिए ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। मिथाइल ग्रुप जुड़ा है आर की जगह पे तो एलेनिन बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ा है तो सीरीन बनेगा। अब ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू है, ठीक है। ये मैच दी कॉलम वाले सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें मैजिक 20 कहते हैं। एनसीईआरटी के कुछ वर्जन में 21 अमाइनो एसिड लिखे थे, तो अभी बेटा नया वर्जन जो उन्होंने अपडेटेड डाला है ऑनलाइन उसमें 20 ही दे रखे, तो 20 मानेंगे हम के 20 अमाइनो एसिड ही होते हैं जिन्हें मैजिक 20 कहते हैं बेटा, ठीक है। सभी एमिनो एसिड के बीच में कुछ कॉमन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सभी एमिनो एसिड के पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सभी एमिनो एसिड के पास में अमाइनो ग्रुप होता है, तो अमाइनो ग्रुप अपनी प्रॉपर्टी देगा, सभी में मिलेगी आपको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टी वो सभी एमिनो एसिड में देखने मिलेगी आपको वो, ठीक है ना। और यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ट्रिप्टोफैन अलग है सीरीन से, सीरीन अलग है प्रोलीन से, तो ये क्यों अलग अलग है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो वेरिएबल एल्काइल ग्रुप के कारण होती है। एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शन एक समान देते हैं, उसका कारण क्या है, और कुछ केमिकल रिएक्शन अलग अलग देते हैं, उसका कारण क्या है। तो अलग अलग रिएक्शन देने का कारण है वेरिएबल एल्काइल ग्रुप, और एक समान रिएक्शन क्यों होती है, वो कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप के कारण होती है। मतलब देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, जो सभी अमीनो एसिड के लिए कॉमन है और दूसरी जो डिफरेंट है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, एमिनो एसिड के टाइप की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसका जो वेरिएबल, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो एमाइनो एसिड होगा, मान लो मैंने कहा ये एक एमिनो एसिड है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक एमिनो ग्रुप हो गया इसमें, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो वेरिएबल ग्रुप है, जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप में भी कोई एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है,
एक आर ग्रुप के अंदर भी कोई केमिकल ऐसा जुड़ा है जिसके पास में भी एमिनो ग्रुप है, तो इसके पास क्या हो गए, 2 एमिनो ग्रुप हो गए, तो इसकी टेंडेंसी क्या जाएगी, ये बेसिक हो जाएगा, क्षार की प्रकृति का हो जाएगा। अदरवाइज वैसे बैलेंस है ये, एक NH2 है, एक COH है, एक एसिडिक ग्रुप है, एक एल्कलाइन ग्रुप है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि जो वेरिएबल ग्रुप जुड़ा है उसके पास खुद के पास में भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा हो, तो एसिडिक टेंडेंसी बढ़ जाएगी इसकी। इसका मतलब यह हुआ कि अमीनो एसिड के ऊपर जो वेरिएबल ग्रुप जुड़ा होता है उस पर जुड़े ग्रुप में यदि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो अमीनो एसिड की टेंडेंसी को डिसाइड करेगा। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा, कोई एल्कलाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्कलाइन बन जाएगा, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड बन जाएगा वो, ठीक है ना, है ना। तो इसके आधार पे जो है, तो याद रखिएगा, तो इसके आधार पर जो वेरिएबल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूटर आयन। देखो बेटा क्या होता है कि एक एमिनो एसिड है ये, मैंने कहा, ठीक है, COOH, ठीक है, NH2 हाइड्रोजन, और ये वेरिएबल एल्काइल ग्रुप है इसका, ठीक है। कभी कभी कुछ कभी कभी एमिनो एसिड को जब हम एक ऐसे पीएच में रखते हैं, एक ऐसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं जहां पर कि इसका जो है वो, हमने कहा इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो है वो हम कहते हैं कि इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और ये होता है नेगेटिव, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, जाके ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इसमें, ये हाइड्रोजन इसमें जाके जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये NH3 हो गया, ये प्लस हो गया। तो मतलब ऐसे एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक प्रकार से यहां पे प्लस चार्ज हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है वो आपका माइनस चार्ज हो गया, एक डाइपोल के समान व्यवहार करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। जिस पीएच पर ये परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। उसके लिए बेटा आप आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वर्ड का यूज करते हैं। मतलब अब पीएच बोले तो क्या, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो मीडियम में होता है, न्यूट्रल पीएच कितना होता है, 7 होता है। 7 से कम पीएच होगा एसिडिक पीएच बोलेंगे, 7 से अधिक पीएच होगा तो हम उसे एल्कलाइन पीएच बोलेंगे। तो कुछ हर एक अमीनो एसिड के लिए कोई एक ऐसी पीएच की वैल्यू होती है जिसमें कि उसका हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन बाहर निकलकर जो है वो अमीनो ग्रुप से आके जुड़ जाता है, तो एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज बन जाता है, उसे ज्यूटर आयन बोलते हैं। उसके लिए हम बेटा ज्यूटर आयन वर्ड का हम यूज करते हैं। क्लियर, कब होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। भाई लिपिड की कोई एफिनिटी नहीं वाटर से, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। सिंपल या कंपाउंड लिपिड हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल या कंपाउंड लिपिड में एक्स्ट्रा ग्रुप भी ऐड रहेगा बेटा, ठीक है। अब लिपिड बेटा देखो सिंपल सी बात है, लिपिड में क्या होता है, लिपिड के अंदर जो है तमाम तरह के फैट हुआ, ऑयल हुए, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सब लिपिड की कैटेगरी में शामिल होते हैं। एस्ट्रॉल भी लिपिड की कैटेगरी में ही शामिल होता है। फॉस्फोलिपिड हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ, ठीक है। तो लिपिड को बनाने के लिए आपको चाहिए फैटी एसिड चाहिए आपको, ठीक है। फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक लंबा एल्काइल ग्रुप होता है, उसमें मतलब एक एल्काइल ग्रुप होता है और उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। एक आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है या एल्काइल ग्रुप होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो आर ग्रुप होता है वो 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक का हो सकता है। इट मे बी फ्रॉम 1 कार्बन टू दी 19 कार्बन, ठीक है। जैसे कि पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन यानी COH के कार्बन को भी काउंट किया गया, ठीक है। तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। MCQ याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। इस चैप्टर में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो फैक्ट वाले होंगे, तो फैक्ट को भूलना नहीं है ना, कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा आपको। आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं बेटा। फैटी एसिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जब सैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और यदि लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है सिंपलेस्ट लिपिड इज ग्लिसरॉल, ठीक है। हालांकि टेक्निकली ये गलत है, ठीक है। टेक्निकली ये गलत है, ग्लिसरॉल इज एल्कोहल, ऑल मतलब एल्कोहल है, ठीक है, ठीक है।
ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इट इज ए अल्कोहल के, परंतु एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट लिपिड इज ग्लिसरॉल, तो हम मानकर चलेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बेटा आ सकता है, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट लिपिड एज पर एनसीईआरटी, और हमने कहा ना यही आंसर एग्जाम में माना जाएगा, इसलिए इसको मानकर चलिए सिंपलेस्ट लिपिड इज ग्लिसरॉल। इसलिए किताबों के फेयर में मत पढ़िएगा, जो सही है, जो आंसर एनसीईआरटी में लिखा है वो मानकर चलेंगे हम, ठीक है। कई मैनी लिपिड है ग्लिसरॉल एंड कई लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है बेटा, ठीक है ना। क्या होता है, मैंने कहा ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है मान लो, ठीक है, इससे ये फैटी एसिड जुड़े होते हैं, इससे ये फैटी एसिड जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यदि एक ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, एक ग्लिसरॉल में जो है वो 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, इसे बोलेंगे हम ट्राईग्लिसराइड बोलेंगे, इसको हम ट्राईग्लिसराइड बोलेंगे। यदि केवल एक ही फैटी एसिड जुड़ा होगा तो मोनोग्लिसराइड बोलते हैं, 2 फैटी एसिड जुड़े होंगे डाइग्लिसराइड बोलेंगे, 3 जुड़े होंगे ट्राईग्लिसराइड बोलेंगे हम। अब ट्राईग्लिसराइड में क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ट्राईग्लिसराइड में क्या होता है, एक फैटी एसिड को आप रिप्लेस करते हो, एक फैटी एसिड को आपने हटा दिया, एक को हटा दिया आपने, और इसकी जगह पर आपने फॉस्फेट लाके जोड़ दिया, आपने फॉस्फेट लाके जोड़ दिया, इसकी जगह पर आपने फॉस्फेट को लाकर जोड़ दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फेट को आपने इसकी जगह पर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया फॉस्फोलिपिड बन गया, ये फॉस्फोलिपिड बन गया। तो फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए क्या होता है बेटा, उसमें जो ट्राईग्लिसराइड है उसका एक फैटी एसिड को हटा के वहां पे फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो फॉस्फोलिपिड बनता है। फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड दिखाई पड़ते हैं आपको, 1 और 2, 2 दिखाई पड़ते हैं आपको, और ये उसका हेड बन जाता है और ये उसकी टेल बन जाती है। फैटी एसिड की टेल होती है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से बना हुआ हेड होता है। कहां पढ़ा हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा हमने, ठीक है। फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। देखा भी हमने। फैट और ऑयल में फर्क इतना होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर फैट जो है वो सेमी सॉलिड होते हैं, जबकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो है ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, फैट का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिपिड जिसमें फास्फोरस जुड़ा होता है फास्फोलिपिड कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और सबसे कॉमन जो होता है ये लेसिथिन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। लेसिथिन सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, ठीक है। न्यूरल टिश्यू जो हमारे नर्व टिश्यू होते हैं उनमें लिपिड बड़ी मात्रा में होता है बेटा, ठीक है ना, और बड़ी मात्रा में होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। याद रखिए आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लिपिड की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए आप देखना घर के दादाजी जो हुए, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं रोटी में घी लगा के खाना चाहिए। आप बताओ, हमारे यहाँ पे कल्चर है, कि हम रोटी में घी लगाते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं घी लगाना अच्छा नहीं है, मोटापा बढ़ता है। मैं कहता हूं 1 चम्मच घी लगाना रोटी में बुरा नहीं है। वो आपके ब्रेन के कई सारे सेल्स के मेंटेनेंस के, न्यूरॉन के मेंटेनेंस के लिए आपको फैट की आवश्यकता होती है। और यदि आपकी डाइट में बिल्कुल जीरो फैट है और आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जहां पर जीरो फैट यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मुश्किल में आ जाएंगे और बुढ़ापे में इसका असर समझ में आएगा, जब न्यूरॉन्स जो है वो जल्दी डैमेज होने लगेंगे। इसलिए पुराने जो लोग कह गए हैं ना, वो बड़े काम की बातें, पते की बातें हैं, ठीक है, उनको ऐसी खारिज हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सामने बेटा कुछ अब स्ट्रक्चर हैं, एनसीईआरटी के ही इमेजेस हैं, तो ध्यान रखना बेटा इस चैप्टर में ये इमेजेस जो है ना वो भी बड़े काम की और एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं कई बार, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, देख रहे हो यहां पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं शुगर के, यानी ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज दिखाई पड़ रहा है। देन आप राइबोस देख रहे हो C5H10O5 के, आप ये 6 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर है के। राइबोस आरएनए के अंदर मिलती है के, ठीक। तो ध्यान स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये जो इमेजेस है ना, ये प्लीज रिमेंबर वन थिंग के ये जो इमेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं बेटा, और आपको इनको ध्यान रखना है इनका आपको के। फिर ये है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, एल्निन और सीरिन। फर्क किस बात का है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। फिर ये है पामिटिक एसिड, ठीक है। ये है आपका ग्लिसरॉल, ये है ट्राइग्लिसराइड, है ना बेटा, ये है फॉस्फोलिपिड। प्लीज 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 के डोंट फॉरगेट दीज इमेजेस ना, ये इमेजेस आपको याद रखनी है। कुछ चीजें हैं बायोलॉजी में जो आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, उनमें से एक चीज ये होगी बेटा, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं आपसे ये वाला स्ट्रक्चर नीट 2022 में आ सकता है।
फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, मैं कह रहा हूं याद रखना है इसको, ठीक है। फिर ऑलरेडी ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ कोलेस्ट्रॉल में आपको 17 कार्बन रिंग दिखाई पड़ती है, जिसमें कि 4 रिंग फ्यूज होती है, 4 रिंग जो है वो फ्यूज होती है, 17 कार्बन की रिंग होती है। साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथिन रिंग के, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथिन रिंग आपको हर स्टेरॉइड के अंदर, हर स्ट्रॉल के अंदर आपको देखने मिलेगी। ये हम कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें आपको 17 कार्बन रिंग दिखाई पड़ती है, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथिन रिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हो प्यूरिन और पायरिमिडिन देख रहे हो, तो प्यूरिन का डेरिवेटिव एडेनिन है, पायरिमिडिन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, जो है वो आप देख रहे हैं यूरेसिल दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, नाइट्रोजन बेस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। थाइमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा चीज को। फिर आप देख रहे हैं यहां पे जब आप क्या देख रहे हो इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है, एडेनिन जो है पेंटोस शुगर से जुड़ गया तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जब जो है वो आप देख रहे हैं यूरेसिल जुड़ गया तो भी न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस प्लस एक पेंटोस शुगर। यहीं पर याद कर लो, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोस शुगर के, एक नाइट्रोजन बेस एक पेंटोस शुगर से जुड़ती है। जब भी शुगर बॉन्ड बनाएगी दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर जब भी बॉन्ड बनेगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा बेटा, ठीक है। तो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। फिर हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो हमने कहा कि फिर हमको क्या दिखाई पड़ा यहाँ पे, जो है वो जब जो है एक जो एक न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरस भी आकर जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एडिनाइलिक एसिड, हमने कहा ना फॉस्फेट के कारण में एसिडिक नेचर इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है ना, क्लियर। फिर नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाली इकाइयां होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड होता है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें फॉस्फेट जुड़ गया है उसे हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जब भी बेटा न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें एडिनाइलिक एसिड वर्ड यूज होगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का हो चुका होता है ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द फॉस्फेट, ठीक है। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानालिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा है, इससे एसिडिक प्रवृत्ति इनमें आती है, एसिडिक नेचर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा, जो कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड जो है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है बेटा, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड को यदि आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस मिलेगा, पेंटोस शुगर मिलेगा और फॉस्फेट मिलेगा आपको। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, फिर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उन्हें हम मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। ये कई सारी जीवन की क्रियाओं में जुड़े होते हैं और ऐसी जीवन की क्रियाओं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं बेटा। तो बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली उन्हें हम मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से बात सुनिएगा, हमको अच्छे से मालूम है कि एमिनो एसिड का सेल में क्या काम है, ठीक है। एमिनो एसिड के बहुलकीकरण से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन कई सारे काम करता है सेल के अंदर। हमको मालूम है न्यूक्लियोटाइड से जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। हमको कई सारे ऐसे केमिकल है, प्रोटीन क्या काम करता है, स्टार्च का क्या रोल होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल होता है। तो कई सारे केमिकल के बारे में हमें जानकारी है कि वो क्या काम करते हैं। तो ऐसे सभी मेटाबोलाइट, ऐसे सभी बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे सभी मेटाबोलाइट जिनके फंक्शन हमें ज्ञात हैं और स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि वो क्या काम करते हैं, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। इनके हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। पर हम ये नहीं जानते हैं कि एक सिनकोना प्लांट के अंदर, हम नहीं जानते हैं कि एक प्लांट है सिनकोना, इस प्लांट के अंदर
कुनाइन नाम का एक एल्कलॉइड प्रेजेंट है इस प्लांट के अंदर। कुनाइन नाम का एक एल्कलॉइड प्रेजेंट है, एक एल्कली नेचर का टॉक्सिक मटेरियल, एक एल्कली नेचर का क्षारकी प्रकृति का जहरीला पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसका उपयोग हम मलेरिया के उपचार में करते हैं, हम इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में करते हैं। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि जो डिजिटलिस प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल जो प्रेजेंट है, डिगॉक्सिन केमिकल प्रेजेंट है। ये केमिकल प्लांट में क्यों है हमें नहीं मालूम, परंतु इस केमिकल का उपयोग हम हार्ट डिजीज के उपचार में करते हैं, हम हार्ट की बीमारियों में करते हैं। तो मतलब कई प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको गोंद मिलेगी, जिनसे आपको एल्कली नेचर के केमिकल मिलेंगे, ग्लूकोसाइड्स मिलेंगे, आपको कई ऐसे केमिकल मिलेंगे जो प्लांट में क्यों हैं हम नहीं जानते, पर हमारे काम के हैं वो। तो इनके फंक्शन प्लांट के अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, पर ये कमर्शियल यूज के होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, उनके लिए हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट वर्ड यूज करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम्स, स्पाइसेस के इनके फंक्शन हमें पता नहीं है। परंतु क्योंकि क्या पता नहीं है हमें यह नहीं पता है कि प्लांट में रबर क्या कर रही है। हीविया प्लांट रबर को बना रहा है, पर क्यों बना रहा है रबर को हमें नहीं मालूम, पर रबर हमारे काम की ये हमको मालूम है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। जैसे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इस टेबल से बेटा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक, पिगमेंट्स, कैरोटेनॉइड, एंथोसाइनिन। अब ये क्यों है, कोई विशेष सिग्निफिकेंस हमको नहीं मालूम इनका। ठीक है, हाँ हम कहते हैं कि एंथोसाइनिन के कारण पर्पल कलर का कैवेज, पर्पल कैवेज जो होता है, जो आपको पर्पल कलर का कैवेज दिखाई पड़ता है, कई बैगनी कलर के जो पत्ता गोभी होते हैं वो एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। ठीक है, फिर एल्कलॉइड, पोपी प्लांट में, अफीम के पौधे में पेपेबर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम प्लांट का नाम है पेपेबर। ठीक है, पेपेबर सोमनीफेरम में मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, क्यों प्रेजेंट है हमें नहीं मालूम, पर मॉर्फिन का उपयोग हम पेन किलर के रूप में करते हैं, कोडीन का उपयोग हम खांसी की दवाओं में करते हैं। ठीक है, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स प्लांट में क्यों है हमें नहीं मालूम। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल प्लांट में क्यों है हमें नहीं मालूम। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल, एब्रिन बहुत जहरीला पदार्थ है, रिसिन जहरीला पदार्थ है, एब्रिन एब्रस प्रिक्टोरियस प्लांट से मिलता है, एब्रिन एब्रस प्रिक्टोरियस प्लांट से मिलता है। ठीक है, और रिसिन जो है वो कैस्टर प्लांट से मिलता है, अरंडी के पौधे कैस्टर प्लांट से मिलता है। लैक्टिन से याद रखना, ये एग्जाम में आएगा, लैक्टिन 2022 कह रहा हूं, लैक्टिन से कॉन्केवेलिन ए। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आपको याद रखना है। ड्रग्स हुई, जैसे विनब्लास्टिन हुई, कैंसर के इलाज में उपयोग होती है, इट इज यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विंका रोजिया प्लांट से मिलती है, विंका रोजिया प्लांट से मिलती है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन विंका रोजिया प्लांट से मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कुरकुमीन हल्दी से मिलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, रबर जो है वो हीविया प्लांट से मिलता है। गम्स अकेशिया प्लांट से मिलता है, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल से मिलता है। तो मतलब ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पर प्लांट में इनका क्या एग्जैक्ट रोल है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, वो हमें आज भी नहीं मालूम है, परंतु ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, प्लीज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर भी दूंगा, तो ये भी आप कर लेना। ठीक है, और थोड़ा सा याद रखना बेटा, कुछ चीजें अब आप बोलोगे सर रटना पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ चीजें ऐसी बेटा जिनको हमको टेबल पर नोट करके अपने यहां पढ़ते हैं वहां उसके सामने लगा लेना। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा जो जरूरी है वो याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना। देखो, है ना, अभी हम जो लास्ट लैप में हम एग्जाम के लास्ट लैप में कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा हमको, इसलिए अभी कोई कमजोरी, कोई पॉइंट वीक बेटा मत छोड़ना। ठीक है, और अभी प्लीज ना क्रैश कोर्स में कोई बैकलॉग नहीं, कोई इफ और बट नहीं, प्लीज बेटा मेरे कहने पर मैं जब बोल रहा हूं उसको फॉलो करते चलो, अच्छा होगा बेटा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, है ना। फिर तुम्हें जितने मजे करने ना, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, तुम मेरे को बताना। तुम बंबई जाना, बॉम्बे जाना, अपन एक दिन प्लान कर लेंगे, तुम एग्जाम की तैयारी करो, निकाल लो एग्जाम, हम एक आध दिन डेट डिसाइड कर लेंगे। भैया मुंबई दर्शन मैं तुम्हें कराऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ के फिल्म स्टूडियो लेके चला जाऊंगा, तुमको बैठ के तुमको यहाँ के फिल्म स्टूडियो दिखा दूंगा, मैं यहाँ का तुम्हें जो है गेटवे ऑफ इंडिया दिखा दूंगा, तुम्हें अलीबाग ले चलूंगा तुम्हें मैं यहाँ बैठ के। ठीक है,
आज तुझे अक्सा बीस घुमा दूं तो अक्सा बीस घुमा दूंगा, ठीक है। मतलब समझ गए ना, गाना है सुना हुआ कोई किसी मूवी में, ठीक है। वो भी खंडाला भी ले चलूंगा। कौन सा गाना था, एक फुला लटके, क्या गाना था यार, वो गाना भूल रहा हूं उसके, आती क्या खंडाला अटके, तो मैं बोलूंगा आते हो क्या खंडाला, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ लो, मजे करने को बहुत दिन बाकी है भाई, बहुत सारे मजे कर सकते हैं हम, लेकिन अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप बोल रहे सर बात से पलट तो नहीं जाओगे ना, बात से पलट तो नहीं जाओगे, अरे कौन बाबू भाई है हम पलट जाएंगे, बात से नहीं पलटेंगे, ठीक है। पर तुम पहले कुछ करके दिखाओ ना, है ना। चलो पढ़ना है। अभी ख्यालों में खो गए कि अरे सर खंडाला जाएंगे, ठीक है, बारिश होगी तो छतरी लेके जाएंगे, ठीक है, ख्यालों में नहीं खो, अभी पढ़ाई की बात करते हैं हम, चलो, है ना। फिर एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 से लेके 800 डाल्टन के आसपास होता है। एक डाल्टन एक हाइड्रोजन परमाणु का वेट होता है, 1 डाल्टन इक्वल टू द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो है 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, बाकी सभी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक होता है, ठीक है, क्लियर। बायोमोलिक्यूल्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है मैक्रोमोलिक्यूल से, कम होता है इनका वो माइक्रोमोलिक्यूल से। डेफिनेशन ये कहती है कि जो 1000 डाल्टन या उससे कम वेट के हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल से, 1000 डाल्टन से ऊपर के हैं मैक्रोमोलिक्यूल से। जनरली मैक्रोमोलिक्यूल आपको 10,000 डाल्टन से ऊपर के ही मिलते हैं, ठीक है। लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए ये आपको एसिड सॉल्युबल पूल में देखने नहीं मिलते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। उसके बावजूद ये जो है वो आपको रिटेंटेड मैक्रोमोलिक्यूल के साथ देखने मिलते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड ये सब पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं। पॉलीमरिक सब्सटेंस का मतलब होता है एक एक इकाइयों के मिलने पर बनते हैं। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, याद कर लो, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन इज पॉलीमर ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, काइटिन इज पॉलीमर ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन। RNA is polymer of ribonucleotide, DNA is a polymer of deoxyribonucleotide, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्यूलिन। सब एनसीईआरटी में याद रखना है आपको, समझ गए ना बोला जो मैंने, फिर से बोलूं एक बार, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एंजाइम इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, ठीक है। RNA इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, DNA इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर, नॉट इंसुलिन, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब एक सेल के अंदर केमिकल कंपोजिशन देखें तो सबसे अधिक तो वाटर होता है, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, 70 से 90%। सबसे बड़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल में प्रेजेंट है वो है प्रोटीन, वो है प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, याद रखना, और आयंस 1% के आसपास, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को शो करता है, वाटर मोस्ट अबंडेंट होता है बेटा, ठीक है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि अमाइनो एसिड के लीनियर चेन से बने होते हैं बेटा, और ये जब प्रोटीन को बनाने के लिए 2 अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज CONH बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, CONH द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। COC इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है ना, COC इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये जो है CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, वो केमिस्ट्री वाले सर का मुद्दा है ज्यादा, ठीक है, जो हमारे काम का वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, अमाइनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और ये अमीनो एसिड चूंकि 20 तरह के होते हैं,
20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होता है बेटा, ठीक है। अमीनो एसिड भी जो है दो तरह के होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी डाइट में होना चाहिए, दे शुड बी प्रेजेंट इन अवर डाइट एसेंशियली, जो हमें खाना ही खाना है, नहीं तो हमारी बॉडी में कम पड़ जाएंगे। तो एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उनको बना नहीं सकती है, हमारी बॉडी में उनको बनाने की क्षमता नहीं होती है। जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बना लेती है, कोई भी दूसरे एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर लेगी वो, तो हमारी बॉडी में कई एमिनो एसिड को बनाने की क्षमता होती है, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इन जनरल हम मानकर चलते हैं कि 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, इन जनरल ऐसा हम मानकर चलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। फिर कोलेजन सब पूरे एनिमल वर्ल्ड में, पूरे जंतु संसार में, एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलेजन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, आएगा आने वाला, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक। कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द एनिमल वर्ल्ड, याद रखना, ठीक है। प्लांट वर्ल्ड में मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, रूबिक्स को याद है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बात किया था, रूबिक्स को क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाला एंजाइम रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल है। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द बायोस्फीयर, ये सबसे अधिक है, ठीक है, प्लांट किंगडम में भी और पूरे बायोस्फीयर में। देखिए अब ये क्वेश्चन बेटा यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, यहां से ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के, ये आपको हमारे टिश्यूज के अंदर देखने मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू में देखने मिलता है आपको। तो बेसिकली कोलेजन जो होता है इट इज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो एल्कलाइन पीएच पे काम करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। पैंक्रियास की, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करती हैं और इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, हार्मोन है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं बेटा, ठीक है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन डिजीज से बचाते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो वाई शेप के होते हैं, दे आर वाई शेप मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वे हमारे हार्मोन्स हुए, हमारे टेस्ट हुए, सेंसेस हुए, उसमें रोल प्ले करते हैं कि वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। जो पूछा गया नीट में वो पूछा गया GLUT4, वेरी वेरी, अब देखो इतना स्पेसिफिक है कि ग्लूट का मतलब है बेटा ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर्स के, एंड ये दिस इज दी ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर 4, ठीक है। तो ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर 4 जो होते हैं ये सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। दे इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ये सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं, GLUT4 रिसेप्टर्स कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी नीट में एक बार आ चुका है, मैं कह रहा हूं इस बार एग्जामिनर कोलेजन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, ठीक है। रिबुलो अभी बात किया हमने कि रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। पॉली मतलब कई सारे, सेक्राइड मतलब शुगर, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होते हैं। सेलुलोज हुआ, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, याद रखना इसमें से सेलुलोज अनब्रांच होते हैं, सेलुलोज में शाखाएं या ब्रांचिंग देखने आपको नहीं मिलती है, स्टार्च में ब्रांचिंग देखने मिलती है, ग्लाइकोजन में आपको ब्रांचिंग देखने मिलती है, ठीक है। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, और स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च जो है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। सेलुलोज होमोपॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, लेकिन इसमें ब्रांचिंग देखने हमको नहीं मिलती है। स्टार्च जो होता है ये भी होमोपॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और ये फूड का रिजर्व होता है। सेलुलोज जो होता है वो फाइबर होता है जो कि मजबूती प्रदान करने में रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी कहलाता है, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं और ये एनिमल टिश्यू के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है।
इन्युलिन जो है, नॉट इंसुलिन, प्लीज डोंट कंफ्यूज विथ इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, एमाइनो एसिड के मिलने पर बना होता है। इन्युलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, गलती मत करना, ठीक है। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन, पॉलीसेकेराइड चेन में राइट हैंड जो होती है वो रिड्यूसिंग होता है, मतलब वो फैलिंग सॉल्यूशन से क्रिया करता है, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अभी हमको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, इतना समझ लें कि पॉलीसेकेराइड चेन जो होती है एक लंबी स्टार्च या ग्लाइकोजन की चेन जो होती है, उसमें एक सिरा होता है रिड्यूसिंग, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग के। तो राइट हैंड एंड होता है रिड्यूसिंग और लेफ्ट हैंड उसका होता है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो हेलिकल होता है, उसमें ब्रांचिंग भी देखने मिलती है। तो जब कभी आप आयोडीन से स्टार्च को और सेलुलोज को आप आयोडीन सॉल्यूशन में आप डिप करके निकालते हो या आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हो, तो स्टार्च में आयोडीन स्टेन हमको देखने मिलता है, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल स्टार्च के कॉइल के बीच में, उसकी ब्रांचेस के बीच में फंस जाते हैं, जबकि सेलुलोज में वो फंस नहीं पाते हैं, साफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, पानी में डालोगे निकल जाएगा बाहर वो। तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट लेता है और सेलुलोज आयोडीन टेस्ट को नेगेटिव शो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, पेपर और कॉटन फाइबर भी सेलुलोज से बना होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, ग्लूकोसेमाइन, ग्लैक्टोसेमाइन एंड एस्टाइलग्लूकोसेमाइन, ये इनके मिलने पर काइटिन बनता है। काइटिन इज मोस्टली होमोपॉलीमर्स होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। काइटिन इज द एग्जांपल जो कि एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, इनके मिलने, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं कि ये तीनों सेल के मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन को शो करते हैं, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, उसमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, एक मोनोसेकेराइड होगा, 5 कार्बन वाली शुगर होगी, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, एक फॉस्फेट होगा उसमें, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिल, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन केवल डीएनए में होता है, यूरोसिल केवल जो है वो आरएनए में होता है, राइबोज शुगर केवल आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन कहते हैं, मतलब प्यूरिन जो इनकी रिंग होती है, एडेनिन ग्वानिन की जो डबल रिंग होती है, डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, एडेनिन ग्वानिन डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, इनकी रिंग को हम प्यूरिन कहते हैं, इनकी रिंग को हम प्यूरिन कहते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट एडेनिन इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन के, ग्वानिन इज ए सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन के। इसी प्रकार पायरिमिडिन जो सिंगल रिंग होती है उसे पायरिमिडिन कहते हैं, और उसी पायरिमिडिन रिंग का के जो हम कहते हैं उसी के बने उत्पाद होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल, ठीक है ना। तो मतलब ये कह रहा है आपसे कि जो डबल रिंग आपको प्यूरिन में देखने मिलती है उसे जो डबल रिंग आपको एडेनिन और ग्वानिन में देखने मिलती है, जो डबल रिंग आपको एडेनिन ग्वानिन में देखने मिलती है उसे हम प्यूरिन कहते हैं, और जो सिंगल रिंग आपको देखने मिलती है साइटोसिन में, थाइमिन में, यूरोसिल में, उसे हम पायरिमिडिन कहते हैं। इसलिए साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल को हम पायरिमिडिन डेरिवेटिव कहते हैं और एडेनिन ग्वानिन को हम प्यूरिन डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, ठीक। पर जनरली हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं प्यूरिन है, एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, बात वही है। वो शुगर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है वो क्या है बेटा, जो डीएनए आरएनए में पाई जाती है वो राइबोज शुगर आरएनए में होती है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए में होती है। राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4 के। डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन सेकंड नंबर कार्बन पर कम होता है, एक ऑक्सीजन सेकंड नंबर कार्बन पर कम होता है। एक न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जिसमें राइबोज शुगर होती है उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है।
प्रोटीन हमें मालूम है हेट्रोपॉलीमर है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसको हम 4 लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, हम एनसीईआरटी पॉइंट वाइज चल रहे हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। जो जो लाइनें आप यहां पर देख रहे हो ना बेटा, कीनोट्स में आप जो स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन बनकर आएंगे ये। ठीक है, दीज आर एक्चुअली दी क्वेश्चंस। ठीक है ना, वो लाइनों में ये लिखा है ना, वो एग्जाम के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, और कीनोट्स को हमने बनाया इस प्रकार से है कि आप जल्दी जल्दी उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकें। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो एग्जाम के ठीक पहले आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। कीनोट्स रिवाइज कर ले, पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। ठीक है, वैसे बनाए हमने। ठीक है, काम आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, देखो बेटा, क्या आप समझते पहले क्या होता है? जिससे मैंने आपसे कहा ये एमिनो एसिड, 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 एमिनो एसिड। ठीक है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक लंबी चेन बन गया। ठीक है, इसे क्या बोला हमने? इसे बोला हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला इसको हमने, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो कि एमिनो एसिड, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड 1 2, एमिनो एसिड 4, एमिनो एसिड 3, है ना। ठीक, तो ऐसे लाइन से एमिनो एसिड जुड़े। पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें? यहाँ पे, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बतलाता है। लेकिन चूंकि सेल में कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, इतना लंबा स्ट्रक्चर सीधा तो प्रेजेंट रहेगा नहीं, तो क्या होता है कि ये क्या करता है बेटा? ये स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे, मैंने कहा ठीक है, इसी को बना रहे हैं हम समझने के लिए। हमने कहा ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये अपने आप को हेलिक्स में, मान लो इसने अपने आप को कंडेंस कर लिया, इसने कॉइल में कन्वर्ट हो गया ये। और इस कॉइल में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस कॉइल में हमें दिखाई पड़ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा ये क्या है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके चलते क्या बन गया? एक हेलिक्स बन गया। हमने कहा ये एक हेलिक्स बन गया। शीट के समान भी बन सकता है, हेलिक्स भी बन सकता है, हेलिक्स बन गया। इसे क्या बोला हमने? इसे बोला हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला इसको हमने। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आपको प्रीडोमिनेंटली दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या हुआ? फिर प्रोटीन को कुछ काम करना था, एंजाइम में कन्वर्ट होना था, फंक्शन करना था उसको, तो ये स्ट्रक्चर और अधिक कंडेंस हो गया। ये स्ट्रक्चर और अधिक कंडेंस हो गया। और अधिक कंडेंस हो गया। ठीक है, आप बोलोगे साहब तो कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है, गेंद के समान, बॉल के समान हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे, यहाँ पर जो है वो मैंने कहा यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसे बॉन्ड बन गए जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो कि स्टेपल के समान काम कर रहे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो एक प्रकार से स्टेपल के समान काम करते हैं, जो प्रोटीन को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, 3D स्ट्रक्चर में, हमने क्या बोला? हमने कहा ये बन गया एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने इसको। ठीक है, ये क्या कहलाया? ये कहलाया टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाया। कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि सर टर्सरी स्ट्रक्चर से आपका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि देयर इज एक पेज है मेरे पास। इमेजिन करते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इमेजिन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं हम, सीधा पेज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हट के हमने क्या किया? हमने इसको क्वाइल कर लिया। ठीक है, हम समझने के लिए हमने इसको क्वाइल कर लिया, क्वाइल कर लिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया? हमने इसको जो है वो ऐसे क्वाइल कर लिया इसको। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया ये। फिर क्या किया हमने? इसको, हमें कोई चीज शेप देना है, हमने इसको इस प्रकार से लिया। ठीक है, ऐसे लिया हमने इसको, और इसको हमने ऐसे करके कहीं पर इसको स्टेपल कर दिया स्टेपल, तो एक पैकेट सामान बन गया। कोई सामान रख सकते हैं इसमें हम, बिल्कुल रख सकते हैं सामान इसमें हम, बन गया ना। क्या वो बड़े कागज में आप कोई सामान, मान लो मेरे को कोई सामान रखना है, मुझे कुछ चने रखने हैं, कुछ चने मुझे रखने हैं, तो क्या इस कागज में सीधे चने रख पाऊंगा मैं? गिर जाएंगे वो तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने जो है इसको
पहले फोल्ड किया, सेकेंडरी कॉइलिंग हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद जो इसको जो है मैंने जो है वो ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और उसको मैंने स्टेपल कर दिया। तो क्या बन गया, ये एक प्रकार से एक बकेट के समान बन गया। क्रेवाइसिस दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता है। सभी एंजाइम ऐसे ही होते हैं, सभी एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, सभी एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। यदि मैं प्रोटीन को मैं चाहता हूं कोई प्रोटीन काम कर रहा है और मुझे उसके काम को रोकना है, मैंने गर्म कर दिया, बॉन्ड टूट गया, ये खुल गया, बॉन्ड टूट गया, ये खुल गया, अब स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, है ना बेटा। तो ये बेसिक फंडा है, दिमाग में आपको रखना है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको देखा हमने यहां पे, ठीक है। समझते हैं क्या लिखा है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहां पे यहां पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट एमिनो एसिड हमेशा जो है वो एमिनो ग्रुप वाला NH2 वाला होगा, एन टर्मिनल एमिनो एसिड कहलाएगा। लास्ट वाला हमेशा सी टर्मिनल एमिनो एसिड कहलाएगा, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फोल्ड होकर एक हेलिक्स बनाएगा, और याद रखना हमेशा प्रोटीन श्रृंखला में आपको राइट हैंडेड हेलिक्स देखने मिलती है, हमेशा आपको राइट हैंडेड हेलिक्स देखने मिलती है, जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग प्रोटीन चेन जो रहती है वो और अधिक फोल्ड होगी और वो एक जो है वो ऊन के गोले के समान सुपर क्वाइलिंग करेगी, ठीक है, और बनाएगी टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगी जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होगा। और यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कोई भी प्रोटीन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है उसके लिए टर्सरी स्ट्रक्चर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, ठीक है। जब किसी प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर है, और ऐसी चेन आपस में जुड़ जाती है एक साथ, तो उससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। एक उससे जो है वो क्वार्टरली स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन बनता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती है। दोनों अल्फा चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, दोनों बीटा चेन का भी अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को जो है वो क्वाइल करती है, फोल्डेड करती है और एक क्यूब के समान, प्लेट के समान आपस में जुड़ जाती है, तो उससे क्वार्टरली स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में आपको 2 अल्फा और 2 बीटा चेन आपको देखने मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। हीमोग्लोबिन एक जो है वो क्वार्टरली स्ट्रक्चर को शो करता है। आपको पता होना चाहिए रुबिस्को एंजाइम में 16 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। रुबिस्को एंजाइम में 16 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, प्रोटीन बनेगा। मोनोसेक्राइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, पॉलीसेक्राइड बनेगा, ठीक है। देखिए आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाला जो है वो आप जो इमेज दे रखा है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड का सीक्वेंस दिखाई पड़ रहा है, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के, अल्फा हेलिक्स दिखाई पड़ रहा है या बीटा प्लेटेड शीट के रूप में होता है, ठीक है। याद रखिए अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होता है या बीटा प्लेटेड शीट के रूप में होता है। बीटा प्लेटेड शीट अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के रूप में होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, देखो इमेज में लिखा है, थ्योरी में नहीं लिखा है, इमेज में लिखा हुआ है। डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं जो कि स्टेपल के समान काम करते हैं। फिर ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ठीक है बेटा, याद रखना है हमको, ठीक। फिर न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए जो है वो न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए क्या होता है बेटा, जो है न्यूक्लियोटाइड, यहां पे ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन, ऐसे कर लो, बिटवीन, मैं ठीक कर दूंगा नोट्स में, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या, ठीक। इसमें क्या होता है बेटा, देखो कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें मैंने कहा ये पेंटोस शुगर हो गया उसका ये पेंटोस शुगर हो गया उसका वो, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर इसका यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो होता है, जो न्यूक्लिक एसिड का
जो पेंटोस शुगर, ये क्या है, राइबोस शुगर, ये राइबोस, मान लिया हमने कि ये राइबोस शुगर है, मान लिया राइबोस शुगर है, तो कार्बन नंबर 1 जो होता है ना, उससे जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस, उससे नाइट्रोजन बेस जुड़ा था। हमेशा नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है, ठीक है। और एक ये क्या बन गया बेटा, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया वो, ओके। अब इससे जुड़ेगा आके फॉस्फेट, इससे फॉस्फेट जुड़ा, इससे फॉस्फेट आके जुड़ा, ये इससे फॉस्फेट आके जुड़ा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो पहला फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे आके जुड़ा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ कि जो पेंटोस शुगर है उसकी कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ गया, उससे जुड़ गया है बेटा क्या, उससे जुड़ गया आपका नाइट्रोजन बेस, और कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट आके जुड़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, मान लो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, तो भी अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। अब ध्यान से बात सुनो बेटा के, जो डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। याद रखिए हमेशा जब भी फॉस्फेट बॉन्ड को बनाएगा, तो वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा। अब यहां तो एक फॉस्फेट जुड़ चुका है, अब मान लो दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ उनको बॉन्ड बनाना है, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जुड़ना है, मान लो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जुड़ना है। एक काम करते हैं, समझने के लिए बनाते हैं, समझना बेटा कि मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, बिल्कुल मैं बेसिक वाली बात करता चल रहा हूं बेटा। ये आपका पेंटोस शुगर, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन बेस हो गया, इसमें ये फॉस्फेट जुड़ा है, यहां पे फॉस्फेट जुड़ गया है, जुड़ा है यहां पे दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट यहां पे ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो है कार्बन नंबर 3, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, ठीक है। कार्बन 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो भी ऐसे ही होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो भी ऐसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है वो, ठीक है ना। उसमें नाइट्रोजन बेस अलग हो सकता है, उसमें एक में हो सकता है कि एडेनिन हो, दूसरे में ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका फॉस्फेट है, 5वें कार्बन पे ये फॉस्फेट प्रेजेंट है ना। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है। कार्बन 3 पर क्या है, यहां पे हमको पता है कार्बन 3 पे यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, ठीक है। ये क्या बेटा, ये हो गया अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया कार्बन 3 पर प्रेजेंट, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें इन दो न्यूक्लियोटाइड, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, इनको हमें समझो बात को बेटा, ठीक है। बोर लग रहा होगा चैप्टर थोड़ा सा आपको, पर बोर मत होगा कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना आपस में, तो ये जो फॉस्फेट है, दिस फॉस्फेट कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, PO3 माइनस माइनस माइनस, हैविंग कैपेसिटी टू ज्वाइन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है, कार्बन नंबर 3 ऊपर वाले के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया इसने, और इसने एक बॉन्ड यहां बना लिया इस फॉस्फेट ने, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए आपस में, दिस इज द बॉन्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ध्यान से बात सुनो, क्यों बोला हमने इसको फास्फो, क्यों बोला हमने इसको, हमने फास्फो क्यों बोला, क्योंकि फास्फोरस ने बॉन्ड को बनाया है, दिस इज फास्फोरस, ये फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड फास्फोरस फास्फेट ग्रुप है, इसने बॉन्ड को बनाया है, इसलिए क्या बोल दिया हमने, इसलिए इसको बोल दिया हमने फास्फो बोल दिया। डाई क्यों बोला हमने, दो शुगर से जुड़ा है ये, एक शुगर ये शुगर नंबर 1, एक शुगर ये, दूसरी शुगर ये, दो शुगर से जुड़ा है, डाई बोल दिया। और शुगर से बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड होगा, शुगर से बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड होगा, तो क्या बोला हमने, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये वाला फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट दो शुगर से बॉन्ड को बना रहा है, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, और इसके चलते ही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, ठीक है, क्लियर, समझ गए बेटा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि एक न्यूक्लिक एसिड में एक फॉस्फेट जो होता है वो 3rd कार्बन ऑफ 1 शुगर से बॉन्ड में आता है एक तरफ, और उस तरफ 5th कार्बन ऑफ शुगर से बॉन्ड में आता है, देखो बेटा, है ना,
याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब एक ही शुगर के अंदर होगा, ये मान लो एक ही न्यूक्लियोटाइड है, अब ये तो एक ही शुगर है, एक ही फॉस्फेट है, तो एक ही शुगर के अंदर होगा तो फास्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो गलती मत करना बेटा, फास्फोईस्टर बॉन्ड एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जैसे एटीपी है, एटीपी में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा पर फास्फोईस्टर बॉन्ड होगा। एक फॉस्फेट एक पेंटोस शुगर से जुड़ा है तो फास्फोईस्टर बॉन्ड है, एक फॉस्फेट एक से अधिक पेंटोस शुगर से जुड़ा है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर? किस पॉइंट तक पहुंच गए थे हम? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जो वॉटसन और क्रिक ने दिया। ठीक है, 1953 में इसको दिया और 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में कि जो है रोजलिन फ्रैंकलिन ने बताया कि डीएनए एक हेलिकल प्रकृति का होता है, डबल हेलिक्स के समान होता है ना? ठीक, वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को दिया। ठीक है ना? एंड दोनों स्ट्रैंड, डीएनए इज ए डबल हेलिक्स, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटा, है ना? एक स्ट्रैंड में जो पहला न्यूक्लियोटाइड यहां पर, एक स्ट्रैंड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, उसके पास में 5 प्राइम एंड पे 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट फ्री है, इसलिए 5 प्राइम कहलाया है। दूसरी चेन इसके अपोजिट होती है, तो यहां पर जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, मतलब शुरुआत, हमेशा किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन यानी किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की शुरुआत 5 प्राइम से मानते हैं हम। ठीक है, कभी उसको हम कहां से मानते हैं, 5 प्राइम से मानते हैं हम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे ये 5 प्राइम से शुरू हुई चेन खत्म कहां हुई, 3 प्राइम पे आके खत्म हुई। लास्ट में हाइड्रोक्स, लास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, उसमें 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा भूलना नहीं, बिल्कुल दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन के सबसे ऊपरी सिरे पर, जहां से बिगिनिंग मान रहे हैं, वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा। तो ये जो 5th कार्बन होता है, इट इज ऑलवेज विद द फॉस्फेट। ठीक है, 3rd कार्बन जो रहेगा उसमें हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है, तभी तो जुड़ता है, तभी तो लाइन से जुड़ता चला जाएगा वो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, 2 श्रृंखलाएं होती हैं, एक दूसरे के उल्टी होती है। एक 5 प्राइम से शुरू होती है, 3 प्राइम पे खत्म होती है, दूसरी 3 प्राइम से शुरू दिखाई पड़ती है, 5 प्राइम पे खत्म होती है। पर सच्चाई तो ये कि दोनों उल्टी है। ठीक है, इसकी शुरुआत ये यहां से यहां गया है और ये यहां से यहां गया वाला, ठीक है ना, एंटी पैरेलल होती है। एडेनिन थाइमिन के साथ में पैरिंग करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पैरिंग करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए दोनों हेलिक्स एक साथ में जुड़ी होती हैं। ठीक है ना? हेलिकल स्ट्रक्चर के समान दिखाई पड़ता है। अब देखो, यदि हम डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसा होता है, डीएनए इज ए डबल हेलिकल बॉन्ड। डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? डीएनए में जो एक फेरा होता है, एक पिच होता है, एक पिच की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एक पिच की लंबाई, 1 पिच, एक फेरा होता है, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक फेरे के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड थे। एडेनिन थाइमिन से पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, थाइमिन एडेनिन से, है ना? ऐसे पैरिंग होती है। तो हम कहते हैं एक पिच के अंदर क्या होता है, 10 बेस पेयर दिखाई पड़ते हैं, 10 जोड़े हमें न्यूक्लियोटाइड के दिखाई पड़ते हैं हमें, एंड न्यूक्लियोटाइड पेयर 10 पेयर हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए की जो बैकबोन बनी है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने के लिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लगता है। ठीक है, एक पिच में हमको 10 बेस पेयर दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सुनते जाइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा, 3.10 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो जो है वो एक के बीच में कितना होगा बेटा, 10 से डिवाइड कर दिया, 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम,
एक्सियल राइस बोलते हैं, इसके लिए हम एक्सियल राइस वर्ड का यूज करते हैं। एक्सियल राइस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है, क्लियर है ना। और डीएनए को मैं एक हेलिक्स से मतलब एक पूरा पूरा सर्कल लगाएगा, वो 360 डिग्री पूरे सर्कल में एक हेलिक्स बनेगा, एक पिच बनेगा उसका। तो एक पिच जो है, एक फेरा जो है उसका, एक पिच या एक फेरा 360 डिग्री के एंगल पे होता है। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना एंगल होगा, 360 डिवाइडेड बाय 10 बेस पेयर, कितना हो जाएगा 36 डिग्री इज द एंगुलर डाइवर्जेंस। यानी दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम हेलिक्स ऐसा देख रहे हो, सामने से देखो तुम, एक फेरा बोला ना, पिच का मतलब एक फेरा, एक टर्न पूरा 360 डिग्री का होगा, है ना बेटा। तो एक टर्न में 10 बेस पेयर है, तो दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया, ठीक है, याद रखना, है ना। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, देखो एंगुलर डाइवर्जेंस, आगे बढ़ते हैं इसमें। एंगुलर डाइवर्जेंस कितना होता है, 36 डिग्री होता है। एक्सियल राइज 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वन पिच 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और ऐसा डीएनए बी डीएनए कहलाता है, जो हमने समझा है ये सबसे कॉमन डीएनए। डीएनए के कई फॉर्म होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, वो नहीं पढ़ना अभी हमने कहा सबसे कॉमन फॉर्म होता है हमारा बी डीएनए। डीएनए में राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स होती है बेटा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की सेल के अंदर जब भी कभी बायोमोलिक्यूल्स के अमाउंट को हम मापते हैं तो मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में इसको हम नापते हैं बेटा, ठीक है। हर बायोमोलिक्यूल्स का अपना एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब है बनता है, बनने के बाद ये किसी मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शन से ये बनता है, कुछ समय के बाद ये किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कि एक अमाइनो एसिड बना, कहीं से बनकर आया और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सपोज कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एक केमिकल रिएक्शन में बना, बनने के बाद वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी बायोमोलिक्यूल हमेशा के लिए इकट्ठा नहीं होता सेल में, वो लगातार उसका रोटेशन हो रहा होता है, उसे टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कई सारे केमिकल बन रहे होते हैं, केमिकल्स के बनने को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कई सारे केमिकल टूट रहे होते हैं, उन्हें कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें कि सभी बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं उसमें हम, ठीक है। देखिए ये आपको डीएनए का एक इमेज हम देख रहे हैं यहां पे, है ना बेटा, ठीक है, ये इमेज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वे आइसोलेशन में नहीं होती हैं, वे आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मैंने कहा ना कि जो कोई भी सड़क जो होती है, रोड होती है, कोई रोड ऐसा थोड़ी है कि यहां से यहां एक पॉइंट से बी पॉइंट, ये रोड कहीं ना कहीं किसी और सड़क से जुड़ा होगा। इस रोड से कोई और सड़क निकल रही होगी, कहीं जाकर ये चौराहे का हिस्सा बन रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल जो होते हैं उनकी अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं होती, मतलब वो कई सारे आपस में गुथे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो आइसोलेशन में नहीं होती हैं, बल्कि वो किसी ना किसी रिएक्शन से लिंक्ड होती हैं वो, और इसीलिए इनको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, कि हर एक मेटाबॉलिक पाथवे का अपना एक रेट होता है, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है, और यही हमारे बॉडी कांस्टेंट की डायनामिक स्टेट को बनाए रखता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है ना। फिर हमने कहा ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट बन रहा है, डायहाइड्रोक्सिस्टेन फॉस्फेट बन रहा है, के 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड बन रहा है, एंड सो ऑन। यानी लगातार ऐसे कई सारे परिवर्तन चल रहे होते हैं सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग केमिकल लगातार बन रहे होते हैं, कई केमिकल टूट रहे होते हैं, कई बन रहे होते हैं। एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब साथ में चल रहा होता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म साथ में चल रहा होता है। एनाबॉलिज्म में केमिकल बनते हैं, जब केमिकल बनते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन एनर्जी का इनपुट डालना पड़ता है आपको यहां पे। मतलब ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें आप एनर्जी को अंदर इकट्ठा करते हैं वो एंडरगोनिक रिएक्शन है, उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें एनर्जी बाहर निकलती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकलती है,
एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, इन रिएक्शन में एनर्जी हमको लिबरेट होती है। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी बाहर निकलती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी आपको बॉन्ड बनाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और बॉन्ड तोड़ने पर एनर्जी बाहर निकलती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो सेल को डायनामिक स्टेट बनाए रखने के लिए ये मेटाबॉलिक पाथवे लगातार चल रही होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल के अंदर होती है वो इतनी फास्ट होना चाहिए कि जीवन को वो सपोर्ट कर सके, उनके लंबे समय तक ऑपरेट होने का इंतजार नहीं कर सकते कि लंबे समय के बाद चालू होगी उठ के। इसीलिए हमारी सिस्टम के अंदर जो है वो कैटालिसिस को रखा गया है, यानी हमारी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कैटालाइज रिएक्शन होती है। यानी पूरी बॉडी में, पूरी हमारी लिविंग सेल के अंदर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी जो कैटालिसिस के थ्रू ना होती हो, जहां पर एंजाइम इन्वॉल्व ना होते हो, ठीक है। और ऐसे प्रोटीन जिनमें कैटालिटिक पावर होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल मिडिलमैन, एंजाइम्स आर दी कैटलिस्ट इन दी बायोलॉजिकल सिस्टम, जो प्रोटीन से बने होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है। बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे एनर्जी को कंज्यूम करती है, कैटाबॉलिक पाथवे एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है बेटा, है ना। ये होती है एंडरगोनिक रिएक्शन, ये होती है एंडरगोनिक रिएक्शन, और ये होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं बेटा। एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। बायो एनर्जेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के फ्लो को समझते हैं। हम बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के फ्लो को समझते हैं, उसे बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं हम, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर होता है वो मिलीमोल में बोले तो 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर के आसपास होता है, ठीक है। देखिए फर्क क्या है, देखो कोई, अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, इस चार्ट को ये नीट 2022 के लिए एक्सपेक्टेड है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चार्ट, ये याद रखना है हमको, भूलना नहीं है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है हमको। हर एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड होंगे, उन केमिकल बॉन्ड की अपनी कोई एनर्जी होगी बेटा। हर एक मॉलिक्यूल में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होंगे, उन बॉन्ड के कारण उसमें एक एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिनको आगे रिएक्शन में भाग लेना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उससे बनता है उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का अपना एक एनर्जी लेवल है, अपना एक एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी, अपना एक एनर्जी लेवल है इनका, ठीक है, प्रेजेंट है ये। अब दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को तुमको जो है मान लो काम कराना है, तुम्हें इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक्चुअली में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है उसके चलते उसके सारे केमिकल बॉन्ड स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, वो स्टेबल है, वो केमिकल स्टेबल है, तभी तो उसका नाम ले पा रहे हैं हम। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री में अनस्टेबल कंपाउंड को हम शामिल नहीं करते। कोई भी साइकिल में, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे में अनस्टेबल कंपाउंड की बात नहीं करते। यदि कोई कंपाउंड स्टेबल है मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है कि उसके सब सारे बॉन्ड मेंटेन है और वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको जो है वो आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया। आपने क्या किया, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने एनर्जी दी उसको, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी दी लगातार बॉन्ड के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है और अनस्टेबल होने के बाद मॉलिक्यूल ने जो है वो एक पीक स्टेज पे आ गए, जहां पर एनर्जी देने के बाद अब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना बढ़ गया है कि बॉन्ड टूटने लगे अब, ठीक है, टूटा वो और फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आपने एक्टिवेट किया, तो जो एनर्जी आपने इसको एक्टिवेट करने के लिए दी उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा हमने। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने के लिए हमें देनी पड़ती ताकि वो केमिकल रिएक्शन में भाग ले आगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, क्लियर। इस रिएक्शन में गौर से ध्यान से बात है, इस रिएक्शन में आपने जो एनर्जी लगाया केमिकल रिएक्शन को चालू करने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उस, ध्यान से बात सुना, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से नीचे है कि नहीं है डिफरेंस। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कहां था, वो यहां था, प्रोडक्ट का कहां पर है, नीचे है, यहां है। मतलब इतना एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ है,
बताओ, इतना एनर्जी जो डिफरेंस है उतना एनर्जी बाहर रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? उतना एनर्जी बाहर रिलीज हुआ। तो ये रिएक्शन क्या है? दिस इज ए एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी बाहर निकली है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, तभी बता रहा हूं, ठीक है, एनर्जी बाहर निकली है। मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का यदि एनर्जी लेवल, ध्यान से बात सुनिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से यदि कम है तो जो डिफरेंस है ना बेटा, इतना डिफरेंस, ये एनर्जी बाहर निकली है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ठीक है, मान लो ऐसा होता सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तुमने एनर्जी दिया और प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर होता, सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है, इतना अंतर है, मतलब इस रिएक्शन में बड़ी मात्रा में एनर्जी खर्च की, डाली अपने, वो एनर्जी बॉन्ड के अंदर भी प्रेजेंट है इसमें, तो ये एंडरगोनिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जो बना है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जो मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर होता तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन होती। क्लियर? अब सुनो बात को, ये तो कहानी सिंपल समझ में हमको, अभी एंजाइम का नाम नहीं आया यहां पे। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तुमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने के लिए तुमको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये इतनी एनर्जी, मतलब सबस्ट्रेट के एनर्जी, सबस्ट्रेट का जो ग्राउंड लेवल था उससे अधिक जाके तुमको इतना एनर्जी देना पड़ा। ठीक है, तब जाके वो ऐसा हुआ। लेकिन यदि यहां पर एंजाइम प्रेजेंट होता, यहां पर यदि एंजाइम प्रेजेंट होता तो क्या करता वो थोड़ी सी एनर्जी में ही सबस्ट्रेट को अनस्टेबल कर देता, थोड़ी सी एनर्जी में सबस्ट्रेट को अनस्टेबल करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता। मतलब ये है, कोई भी एंजाइम जब काम करता है तो वो क्या कम करके काम करता है? कोई भी एंजाइम जब फंक्शन करता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके काम करता है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कम करके ये काम करता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो मतलब एंजाइम की फंक्शनिंग होती है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से। क्या एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को चेंज कर रहा है? नहीं, वो मेंटेन रहता है। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को एंजाइम ने छेड़ भी नहीं किया, उसने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, उसने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उसने काम किया है। ठीक है, चलिए, all living organisms exist in a steady state characterized by the concentration of each of these molecules. These biomolecules are in metabolic flux. के metabolic flux का मतलब होता है changes at per unit area के। फ्लक्स का सिंपल मतलब है प्रति इकाई क्षेत्र में आने वाले परिवर्तन। ठीक है, दिए गए टाइम, पर यूनिट टाइम में आने वाले परिवर्तन। तो मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब है कि एक दिए गए समय में कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, कितनी सारे केमिकल में परिवर्तन आ रहे हैं, वो मेटाबॉलिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? देखो बेटा, आप जीवन को बनाए रखना, याद रखिएगा कि जो हम जीवित होते हैं, जीवित है तो ईसीजी हमारा ऐसा दिखाई पड़ता है हमको, है ना बेटा? ये हमारी, हमने कहा पी वेव, क्यू आर एस टी वेव, ठीक है ना, है ना? तो ये हमारा ईसीजी है। यदि आपको फिल्म में किसी मूवी में आपको दिखाई पड़ता है ईसीजी टी, इसी सीधा हो गया, मतलब खत्म खेल। सीधा रास्ता जो होता है, जहां कोई संकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो वो मृत्यु तुल्य उठ के। जीवन में जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक उठा पटक, तमाम तरह के परिवर्तन, तमाम तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, एंड यू हैव टू कॉम्बैट विद देम, लड़िए और जीतिए। ईश्वर से जाके प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे छोटी समस्या मत दे, गिव मी द बिगर प्रॉब्लम। क्या बड़ी प्रॉब्लम दे? भारत की जियो पॉलिटिक्स को मैं डिसाइड करो कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक से कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब तुम ये सोचोगे तो तुम प्रधानमंत्री बनोगे। भाई तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा कि ईश्वर हमको बड़ी समस्या दे। क्या समस्या दे? कि अमेरिका से मेरे डिप्लोमेटिक संबंध कैसे होना चाहिए, मतलब यू आर ए प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। तुमने सोचा कि मुझे मेरे जिले के सारे जितने भी लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा, उनको वैक्सीन मुझे लगवाना चाहिए, और मुझे हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए। मतलब तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर बन चुके हो, वहां के सीएमओ हो तुम अपने जिले के। तुमने सोचा कि मुझे इस आदमी का जो है वो इसकी हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है, इसके हार्ट का ये वॉल्व चेंज करना है। तुम कार्डियोथोरेसिक सर्जन हो, तुम कार्डियक सर्जन हो, तुम समझ गए ना? प्रॉब्लम का लेवल देखो, आप चेंज करते चले जाओ। मुझे पंखा
आवाज कर रहा है, बंद करूं कि चलने दो? तुम आलसी हो, ठीक है, पंखा बंद करो कि नहीं करो। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मैं जाता हूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, किताब पढ़ने में मन नहीं करता, ये मेरी प्रॉब्लम है। इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम मत लेके आओ। मैं साहब मेरे को ये दिक्कत, रिसोर्स की कमी है, मेरे को कोई मोटिवेट नहीं करता है, मेरे को सब कुछ कुछ गंदा 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 बोलते हैं, मेरे को सब गंदा गंदा बोले मेरे को कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं बड़ा परेशान, मैं दुखी हूं, मेरी दुखी आत्मा दुखी हो चुकी है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अरे भगवान से बोलो कि भगवान ये छोटी मोटी समस्याएं मत दे मेरे को समस्या बड़ी दे कि रूस से बात करूं कि अमेरिका से बात करूं, तो तुम मोदी जी बन जाओगे, मतलब समझ गए बात को, ठीक है? तुमको जेन्युइनली ईश्वर बड़ी समस्या देगा तो तब तुम बड़े ओहदे पर, बड़ी जगह पर पहुंच चुके हो तुम। द बिगर प्रॉब्लम्स आर फॉर बिगर मेंस। तो बड़ा बनना पड़ेगा। बात पते की शुरुआत डॉक्टर से करते हैं ना, अभी नीट्स की बात करते हैं, अब तुम बोलोगे सर प्रधानमंत्री बनाने की बात करोगे। मैं तो एक बात कह रहा हूं तुमसे कि तुम छोटी समस्याओं से डरते हो ना, तो डरना बंद करो। अब कहां बात निकली है? बात निकली कि तुम बोलते हो कि जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, पॉसिबल ही नहीं है, उठापटक होती रहेगी, मेंटेन करना पड़ेगा लगातार। जीवन को बनाए रखने के लिए नॉन इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट है। घर में पानी की टंकी, मान लो घर में पूरे घर में वाटर सप्लाई करना है, तो पानी की टंकी तुम छत पे लगाओगे तो वाटर सप्लाई होगा, या घर में कमरे में कोने में रख दोगे? नहीं हो पाएगा भाई। वाटर को ऊपर से नीचे आने के लिए प्रेशर चाहिए ना, उसको ऊपर से नीचे आएगा वो, है ना? तो मतलब ढलान होगी तो बॉल को छोड़ोगे नीचे पहुंच जाएगी वो। जब तक असमानता होगी तब तक मूवमेंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नॉन इक्विलिब्रियम इज दी लाइफ। और पूरी सेल पूरे समय इसका प्रयास करती है, सेल पूरी समय प्रयास करती है कि स्टेडी स्टेट का मतलब है कि मेरे अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से अलग रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर कोई काम नहीं होता, याद रखना। फिजिक्स कहती है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, देयर इज नो वर्क विल परफॉर्म, कोई काम नहीं होगा, ठीक है? चलिए बात समझ गए। स्टेडी स्टेट, स्थिर प्रावस्था जो सेल की होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। लिविंग प्रोसेस जो है वो लगातार कांस्टेंट एफर्ट करता है कि वो इक्विलिब्रियम में ना जाए, और इसके लिए वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, ठीक है? और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है बेटा, कैटाबॉलिक एक्शन से, ठीक है? लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस होते हैं, और इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सभी जीवित जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म के। कोई भी जीवित जीव जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। वोट के ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सेप्शन होता है राइबोजाइम जो कि कैटालिटिक आरएनए होता है, ठीक है? कैटालिटिक आरएनए, राइबोजाइम आरएनए है जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? एंजाइम्स 3D प्रोटीन होते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल प्रोटीन होते हैं। इनमें जो है वो बेसिकली ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें होता है बेटा। और इसमें मैंने कहा ना, हमने एक पैकेट बनाया था, हमने कहां गया वो कागज हमारा, हमने मोड़ के हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये लिया हमने 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, हमने कहा ये बन गया 3D स्ट्रक्चर बन गया। हमने कहा हाँ भाई ये स्ट्रक्चर हमने इसे बना लिया था, हमने कहा ये बन गया, ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? हमने ये बना लिया, ठीक है? ऐसे मोड़ा, फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड होता है ना प्रोटीन, तो फोल्ड किया, एक हमने 3D स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया, ठीक है? बन गया। और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसको इसमें रख दिया हमने, ये रखा गया, जुड़ा इसमें, तो ये एक्टिव साइट हो गया इसका। जहां पे जुड़ सकता है वो एक्टिव साइट हो गया इसका। यहां नहीं, यहां रखूंगा गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा पेन, यहां रखूंगा पेन रह गया, ये एक्टिव साइट हो गया इसका। तो ऐसे होल सरफेस, एंजाइम का पूरा सरफेस रिएक्टिव नहीं होता है। जहां पर एक्टिव साइट प्रेजेंट है, एक खांच प्रेजेंट है, क्रेवाइसिस प्रेजेंट है, वो एक्टिव साइट होता है, वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? क्लियर? चलिए एक्टिव साइट क्या होता है देखा हमने। फिर एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेवाइस और पॉकेट होता है, इसमें सबस्ट्रेट फिट होता है, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, नॉर्मली एंजाइम होते हैं थर्मोलेवाइल होते हैं। जैसे आपने 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे गए जाते हो तो एंजाइम धीमे धीमे डीनेचर होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं उठ के। लेकिन थर्मोफिलिक सल्फर और बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें चूंकि वो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, उनके अंदर
उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनमें थर्मल स्टेबिलिटी हमको देखने मिलती है। और इसका एक एग्जांपल है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, इसका एग्जांपल है टेक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, जिसका उपयोग हम पीसीआर में करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं हम, ठीक है ना। कैटलाइज रिएक्शन जो होती है वो फास्टर रेट में होती है, अनकैटलाइज रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड के, और ये जो है 1 सेकंड में 6 लाख कन्वर्जन कर सकता है। मतलब ये क्या करता है, ये CO2 को वाटर से जोड़ता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, CO2 को वाटर जोड़ के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन को ये 1 सेकंड में 6 लाख बार कर सकता है। इतना फास्ट काम करने वाला एंजाइम होता है। एंजाइम के एक दिए गए यूनिट टाइम में काम करने की दर को उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो इट इज द एंजाइम हैविंग द फास्टेस्ट टर्नओवर नंबर। सबसे स्लोएस्ट एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, हमारे आंख के आंसुओं में होता है, पसीने में होता है, ठीक है ना। तो लाइसोजाइम जो होता है ये स्लोएस्ट एंजाइम में से एक होता है, ठीक है। इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जो है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह के उत्पाद जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में बन सकते हैं। जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल यदि एनारोबिक कंडीशन में होंगी तो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में होंगी तो पायरुविक एसिड बनेगा, ईस्ट में फर्मेंटेशन होने पर क्या बनेगा, इसी पाथवे से इथेनॉल बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उनमें भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन देखने मिलते हैं। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एनारोबिक कंडीशन होगी तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, और एरोबिक कंडीशन होगी तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा वो, ठीक है। तो मतलब ये कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट हमको मेटाबॉलिक रिएक्शन में देखने मिल सकते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसमें 3D स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक्टिव साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम से फिट होता है तो क्या बनता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट होती है। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट होती है, और इसके बाद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। मतलब एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो एक रिएक्शन करने के बाद फ्री हो जाता है और फिर अगली रिएक्शन करता है वो, ठीक है। ठीक, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी के सभी जो है वो एंजाइम पर आपके जो है वो स्पेसिफिक केमिकल, ये सब एंजाइम के ऊपर अपना असर डालते हैं, उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, इसलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये बेटा, टेम्परेचर यदि लो होगा, लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। फ्रिज ऐसे ही काम करता है, फ्रिज में क्या करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, खाना खराब होने से बच जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। पीएच, हमारे स्टमक में एसिडिक पीएच है, इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं। पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है, ट्रिप्सिन एल्कलाइन पीएच पे काम करता है ना बेटा, ठीक। फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर एक लेवल तक आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होगा, लेकिन एक लेवल के बाद एंजाइम की सभी एक्टिव साइट भरा जाएंगी, तो अब सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाने पर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कुछ टॉक्सिक केमिकल होते हैं, उनको डाल देने पर एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इनहिबिटर्स होते हैं वो। कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है। एंजाइम जनरली जो है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पर काम करते हैं। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे अधिक परफॉर्म करते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर एंजाइम कम काम करते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर है वो, इनएक्टिव हो जाएंगे वो। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय जाएंगे, वो हाई टेम्परेचर होगा, इस पर के एंजाइम डीनेचर कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पीएच का होता है कि एंजाइम एक सर्टेन पीएच पर सबसे अधिक काम करते हैं। जैसे मान लो पेप्सिन एक एंजाइम है, एसिडिक पीएच 2 पे काम करता है, पीएच 2 पे काम करता है, इसको आपने पीएच 8 पे लाके रख दिया तो ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच भी होता है, ठीक है। देखिए अब ये जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे देखो, पहला ग्राफ बतलाता है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। आप देख रहे हो कि पीएच की वैल्यू को आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो, कम से अधिक की ओर। आप देख रहे हो स्लो है,
दिस इज द ऑप्टिमम पीएच। ये जो पीक है ये ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, मतलब इस पीएच पर एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव होता है, हाईएस्ट पे डिस्ट्रॉय करता है, एंड दिस इज द टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, हाईएस्ट एक्टिव होता है एंजाइम, ठीक है। फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो तो जैसे जैसे आपने एंजाइम एक्टिव, एक एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का अमाउंट बढ़ा रहे हो, धीमे धीमे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ने लगता है आपका बढ़ने लगता है, एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाता, इसे Vmax बोलते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि एंजाइम की सभी एक्टिव साइट भरा चुकी हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये Vmax वाला हिस्सा यहां पर, अब इससे ऊपर एक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। अब एक यहां पे एक कांस्टेंट निकल के आता है, उसे बोलते हैं हम माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइकेलिस मेंटेन, एनसीईआरटी में ये नहीं रखा बेटा, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट को शॉर्ट में हम Km वैल्यू कहते हैं, ठीक है। Km वैल्यू जो है बेसिकली ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, ऐसे शो करते हैं, इसको हम कहते हैं Km वैल्यू इक्वल टू हाफ Vmax, ठीक है। ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, Km वैल्यू का मतलब है कि ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम के आधे को अचीव कर लेती है। Km वैल्यू वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, Km वैल्यू वह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम के आधे को अचीव कर लेती है, ठीक है। Km इक्वल टू हाफ Vmax। लो Km वैल्यू का मतलब है कि तो लो Km वैल्यू इज इंडिकेशन ऑफ कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बहुत अधिक एफिनिटी है, जल्दी रिएक्शन तेज हो जाता है। और हाई Km वैल्यू का मतलब होता है लो एफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट। Km वैल्यू मैंने कहा ना, Km इक्वल टू हाफ Vmax, है ना बेटा, ठीक है। इनिबिशन का मतलब है कोई ऐसे केमिकल होते हैं जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान दिखाई पड़ते हैं, पर उससे क्या होता है, उसके समान दिखाई पड़ने पे होता क्या है, होता यह है कि यदि वो, जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे समझो उसको कि मेरे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई हैव कीज, ये 3 चाबियां कम से कम एक समान दिखाई पड़ रही हैं। अब काई की चाबियां हैं, ये चाबियां जो है वो खजाने की चाबियां हैं, ठीक है, खजाने की चाबियां, एक खजाना है उसमें हीरे जवाहर, सन 1200 में कोई बड़ा खजाना था, जमीन में कहीं गड़ा हुआ, अपने को चाबी मिल गई पर खजाना नहीं मिला, ठीक है, मान लिया हमने। तो हमारे पास ये 3 चाबियां हैं, तो एक चाबी तो उसकी एक्चुअल चाबी है, 2 चाबी एक समान दिख रही है, पर जब भी कभी लगाएंगे तो हम, हो सकता है इस की को लगाएं तो लॉक नहीं खुलेगा, इसको लगाएं लॉक नहीं खुलेगा, इसको लगाएं शायद लॉक। ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो जिनके समान कोई ऐसा इनहिबिटर अवेलेबल है, कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट है और खुद जाकर जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पे, जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उसका केमिकल ही अलग है, वो स्ट्रक्चर ही अलग है, तो केमिकल एक्शन हो नहीं पाएगा, तो एंजाइम एक्शन इनहिबिट कर जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। फिर तो देयर आर सर्टेन इनहिबिशन। अब होते हैं कुछ ऐसे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि मतलब आप जो है वो, आपने क्या किया, आपने देखा कि ये ताला है, ताले की चाबी है, इसके पास चाबी है, आपने ताले में जाके एक पिघला हुआ लोहा आपने डाल दिया, ताले के जहां पे चाबी लगाते हैं वहां पे डाल दिया आपने, लोहा अंदर फिट हो गया उसमें, अब कहां चाबी लगाऊं मैं, ताला खुलेगा ही नहीं कभी वो, तुमने उसको बिगाड़ के आ गए, गड़बड़ कर दी तुमने कहा सर के पास चाबी है, सर तो इतना बड़ा खजाना लेके बैठे हैं, अब एक काम करते हैं लोहा पिघला के ताले में डाल देते हैं, ना सर के काम का ना हमारे काम का, खत्म। ऐसा मत करना, गंदी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया,
मतलब कुछ हुआ ही नहीं, तुमने एक प्राण एक गड़बड़ कर दिया उसमें, तो एक्टिव साइट ही बंद पड़ गया उसका। तो बस ऐसा होता। तो देयर आर सर्टेन केमिकल जो क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कॉम्पीट नहीं करते, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। एक होता है एलोस्टेरिक इनिबिशन, कि एक केमिकल, एक एंजाइम ने काम किया, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को बनाया। अब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यदि एक लेवल के ऊपर बढ़ जाएगा तो वो एंजाइम को जाकर इनहिबिट करेगा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। तो कई बार प्रोडक्ट भी करता है, प्रोडक्ट के जुड़ने के लिए अलग साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अभी उसमें नहीं जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं, उसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिशन क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। एग्जांपल इसका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, मेलोनिक एसिड से सक्सिनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम होता है, वो बेसिकली क्या करता है बेटा, ये जो है ये सक्सिनिक एसिड को जो है वो फ्यूमिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जो मेलोनिक एसिड होता है ये कॉम्पीट करता है सक्सिनिक एसिड से, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजन जो होता है वो कंफ्यूज कर जाता है एंजाइम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है उनको उपयोग हम जो है वो सल्फा ड्रग इसका एग्जांपल है, सल्फा ड्रग के जो फोलिक एसिड फॉर्मेशन को रोकती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, कॉम्पीट करती हैं। एंजाइम्स को हम 6 क्लासेस में बांटते हैं और 4 से 13 सब क्लास में बांटते हैं, और इसके लिए हम 4 डिजिट नंबर का उपयोग करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में नीट में आपको देखने मिलेगा। ये नीट 2022 में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ये आने वाला है बेटा, याद रखना, ठीक है। ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट टाइप में है ना, वहां आ सकता है आपको, ठीक। तो 6 क्लासेस होती हैं, 4 से 13 सब क्लास होती है इसमें, है ना, ठीक है। पहली क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजेनेज। ये वो एंजाइम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। डिहाइड्रोजन एंजाइम उसमें आ गया आपका, ठीक है। तो ये वो एंजाइम होते हैं बेटा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, कैटेगरी 1 होती है। ट्रांसफरेज कैटेगरी 2 होती है, कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 होती है, ठीक है। ये बगैर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को छोड़ का मूवमेंट तो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होता है ना बेटा, तो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना मतलब वो ऑक्सीडेशन रिडक्टेज हो गया, फर्स्ट ग्रुप का एंजाइम हो गया। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफरेज में आएगा वो। थर्ड ग्रुप होता है हाइड्रोलिस का, जो हाइड्रोलिसिस करता है, जो बॉन्ड्स को तोड़ता है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, और ये हाइड्रोलिसिस करता है ईस्टर बॉन्ड का, ईथर का, पेप्टाइड बॉन्ड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, कई सारे, यानी ये पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिसिस होता है। फोर्थ कैटेगरी आती है लाइसिस की, ये बगैर हाइड्रोलिसिस के ग्रुप को तोड़ सकता है और डबल बॉन्ड को वहां पे लगा देगा, ग्रुप को हटा देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। लाइस जो होता है, लाइसेस वो एंजाइम होते हैं जो बगैर हाइड्रोलिसिस के ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। आइसोमरेज क्या करते हैं, वो इंटरनल कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि ट्रायोज आइसोमरेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट के बीच काम करता है। डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट को वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलिसिस। जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटता है ना, तो एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बनता है डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट, तो दोनों का कन्वर्जन करने वाला आइसोमरेज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, आइसोमरेज एंजाइम काम करता है, तो आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। कैटेगरी 5 हो गया। फिर कैटेगरी 6 क्या है, लाइगेजेस। ये क्या करते हैं, ये दो ग्रुप को जोड़, दो सब्सटेंस कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ऐसे बॉन्ड को बनाते हैं, ये लाइगेजेस कहलाते हैं वो, ठीक है ना बेटा, है ना। कई एंजाइम में क्या होता है बेटा, एंजाइम में एक एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है। एंजाइम के प्रोटीन ग्रुप को बोलते हैं हम एपो एंजाइम, एंजाइम के प्रोटीन ग्रुप को बोलते हैं हम एपो एंजाइम, एंजाइम के प्रोटीन ग्रुप को हम एपो एंजाइम बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम जो है वो कोफैक्टर बोलते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिलाकर क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है, होलो एंजाइम बनता है, होलो एंजाइम बनता है। जो है वो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिलाकर होलो एंजाइम बनता है। कोफैक्टर बेटा 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, ठीक है। कोफैक्टर पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है बेटा, ठीक है, कोएंजाइम होते हैं और मेटल आयन होते हैं, ठीक। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, याद रखना ये चीज, टाइटली। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे कि परऑक्सीडेज और कैटलेस का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम।
इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, देख ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्क कितना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मजबूती से जुड़े होते हैं और ये ट्रांजिएंट होते हैं, थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, काम शुरू होकर बाहर हट जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट होते हैं, ठीक है। ये जनरली विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन होते हैं जनरली, इन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD हुआ, NADP हुआ, ठीक है, इनमें नियासिन नाम का विटामिन पाया जाता है। और ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं एंजाइम से और काम शुरू होने के बाद हट भी जाते हैं, को एंजाइम कहते हैं। मेटल आयन, कई एंजाइम में क्या होता है कि एक मेटल आयन भी जुड़ा होता है, उसमें मेटल आयन की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और वो उसके एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं वो, ठीक है ना। जैसे कि जिंक एक कोफैक्टर होता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज का इंपॉर्टेंट है बेटा। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिंक एक कोफैक्टर है बेटा, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज का, ठीक है ना, क्लियर। मेटल आयन मैंने कहा आपसे कि हाँ ये तो ऑलरेडी हो चुका है पॉइंट, ये कैटालिटिक एक्टिविटी का लॉस जाता है यदि हम कैटालिटिक एक्टिविटी का बेटा लॉस जाता है यदि हम कोफैक्टर को जो है वो रिमूव कर दें, यदि हम जो है कोफैक्टर को रिमूव कर दें, यदि हम कोफैक्टर को रिमूव कर दें, यदि हम एक एंजाइम से कोफैक्टर को बाहर निकालें। कोफैक्टर तीन तरह के हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। यदि हम एक एंजाइम से कोफैक्टर को बाहर निकाल दें तो एंजाइम कई बार काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लॉस होता है इसमें, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। जीवित जीवों में सबसे अधिक मिलने वाला केमिकल वाटर है बेटा। 20 टाइप के, देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। याद रखना कि 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पर डीएनए में 4 तरह के होते हैं, आरएनए में 4 तरह के होते हैं, टोटल मिला के बोलोगे तो 5 तरह के हो गए, क्योंकि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होंगे, पर थाइमिन वाला आरएनए में नहीं होगा, यूरेसिल वाला डीएनए में नहीं होगा। पॉलीसेकेराइड आर कंपाउंड ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, फंजाई एंड ऑल्सो एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनमें कैटालिटिक पावर होती है बेटा, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो है वो जो लंबा लेक्चर था, आज का लेक्चर लंबा था, ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, हमने बायोमोलिक्यूल बड़ा चैप्टर है बेटा, बड़ा चैप्टर है, इसको हमने एक लेक्चर में ब्रीफ किया है, ठीक है, सारे पॉइंट को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए यहां पे हमने। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बेटा वो जरूर सॉल्व करना। आपके ये इंटरेक्शन वाले पार्ट में जो टीचर का इंटरेक्टिव वाला पार्ट है जरूर सॉल्व किया करो, उससे कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी मिलती है। बताओ इसके मोनोमर यूनिट क्या है, स्टार्च का, सेलुलोज का, इन्युलिन का, इंसुलिन का, आरएनए का, प्लाज्मिड का, कार्बनिक एनाइड्रेट का, डीएनए करके नहीं बनता है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म में जाके दूसरे से पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग आपस में करोगे डिस्कशन इसका और तुम सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक होगा नहीं, कुछ बिल्कुल ही ऐसा ही नहीं बन रहा तो बताऊंगा तुमने, ठीक है। फिर व्हाट विल हैपन यदि हम अमीनो एसिड को आइसोइलेक्ट्रिक पेज पर रखें हम, इफ वी हीट डबल स्ट्रैंड डीएनए एट 90 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, इफ वी हीट एन एंजाइम एट 75 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, इफ वी रिमूव ऑल प्रोटीन्स फ्रॉम मेम्ब्रेन, इफ वी ट्रीट स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन, इफ वी ईट ओनली सेलुलोज इन डाइट, क्या होगा बताओ, तुमको सोच के आंसर देना है। कितना सीखा तुमने उसके लिए, ये इंटरेक्शन वाला पार्ट एग्जाम में सीधा नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। डिफाइन दिस टर्म, बताओ केएम वैल्यू क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टर्नओवर नंबर क्या होता है, एपोएंजाइम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, वाटसन क्रिक का मॉडल क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, रुबिस्को क्या होता है, इन टर्म को डिफाइन कीजिए, ठीक है। काम खत्म हो गया बायोमोलिक्यूल पूरा। मतलब पिछले 1.5 घंटे में हमने बहुत कुछ सीखा बेटा। अब एमसीक्यू वाला लेक्चर मिस मत करना, ठीक है ना, मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी मेहनत करो, है ना बेटा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।